अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 31। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह अब वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। डी सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। आपका सही जवाब बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। क्वेश्चन 32। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सी इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। डी इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। आपका सही जवाब बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 33। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अब उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा। बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा। सी संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा। डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। आपका सही जवाब डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? एक भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीन भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चार दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। एक और दो, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। आपका सही जवाब सी 1 और 4। क्वेश्चन 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 74, बी 56, सी 16, डी 32। आपका सही जवाब डी 32। क्वेश्चन 36। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन 37। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सी संसद द्वारा विधि बनाकर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। आपका सही जवाब सी संसद द्वारा विधि बनाकर। क्वेश्चन 38 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 331, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। आपका सही जवाब सी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। क्वेश्चन 39 उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी उपर्युक्त सभी को। आपका सही जवाब बी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 40 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बी सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, सी विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, डी उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। आपका सही जवाब सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। क्वेश्चन 41 उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, डी खंड अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। आपका सही जवाब बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्वेश्चन 42 उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1 उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। 2 परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। 3 परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। 4 उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 2 और 4। आपका सही जवाब सी 2 और 3। क्वेश्चन 43 PIA है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन।
आपका सही जवाब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन 44 जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा, बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी न्यायिक पहल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी न्यायिक पहल द्वारा। क्वेश्चन 45 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? वैधिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि का शासन, डी दृष्टांत और अभिसमय। आपका सही जवाब सी विधि का शासन। क्वेश्चन 46 भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? अप्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी न्यायिक स्वतंत्रता से। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।